मेरे साथ एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तो मैंने उन्हें सवाल किया कि जी ये बताएं कि आप इंसानी हकूक़ की बात करती हैं, वो कौन से सियासी हकूक़ हैं जो माशी हकूक़ से पहले मिल जाते हैं। तो मुझे कहने लगे कि ये तो आप 20वीं सदी के हकूक़ के कंसेप्ट है, 21वीं सदी के हकूक़ का कंसेप्ट बदल गया। तो मैंने अर्ज़ की कि क्या 21वीं सदी में लोगों ने बीमार होने से इनकार कर दिया या उन्हें भूख नहीं लगती? कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल चले 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है कि हम रियासत के साथ लायल रहेंगे, वो आर्टिकल 3 कहाँ चली गई? वो 38D कहाँ चला गया कि रियासत मेरा ख्याल रखेगी? व्हाट हैपेंड? नहीं जी, इकोनॉमी को उस तरह से प्रायोरिटाइज नहीं किया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और फ्रेंकली ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जो ह्यूमन राइट्स की जो मोहतरमा आपके साथ बात कर रही थी वो एक पॉइंट पे दुरुस्त थी कि जब यूनाइटेड नेशंस का चार्टर भी बना था तो उस वक्त जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी वो यही कहती थी कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच और कॉन्शियंस और ये चीज़ें हम डालेंगे, मगर जो मुआशी हकूक़ है वो नहीं हमने डालना है। वो सोशलिस्ट कंट्रीज़ जो थी वो कहती थी ये भी शामिल करें कि जी राइट टू लाइफ भी होना चाहिए, आप एक सिक्योर लिविंग होनी चाहिए, इकोनॉमिक राइट्स आपके होने चाहिए, पॉवर्टी से, हंगर से छुटकारा, फूड सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो। मगर मैंने जितने एनजीओज का मंशूर और चार्टर देखा उसमें पॉवर्टी जो है वो ह्यूमन राइट्स में है ही नहीं, लिखी नहीं हुई। वो तो फंडिंग पे डिपेंड करता है जी, कि देखिए ना एनजीओज ने तो चलना है फंडिंग पे। अब फंडिंग पहले से एयर मार्क होती है कि हमने इतने पैसे जेंडर के क्वेश्चन पे देने, इतने हमने इस पे देने, इतने उस पे देने। तो ये यहाँ के एनजीओज का तो इशू नहीं है, तो इशू है अब जहाँ से फंडिंग आनी है उनने पहले तय किया हुआ कि इतने पैसे इस चीज़ के लिए, इतने पैसे इस चीज़ के लिए, इतने पैसे इस चीज़ के लिए। अब जो नदीम साहब ने बात की है ना, जो उन्होंने ISI की तारीफ़ की है, ISI से मेरा मतलब है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपकी बहुत मेहरबानी, जाके थोड़ा सा ये इतनी अहम बात है कि इसको जितना मैं अंडरस्कोर करूंगा कम है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि 1950s के बाद जब तीसरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा हुए और हम कलोनियलिज्म से आज़ाद हुए, कहीं ब्रिटिश कलोनियलिज्म, कहीं फ्रेंच कलोनियलिज्म था, और हमने अपने आप को इंटरनेशनल स्टेज पे पुश किया, असर्ट किया कि हम अब डेवलप होना चाहते हैं, तो उस पीरियड से लेके तकरीबन मिड 1970s 80s तक ISI ही चोजन पॉलिसी थी। अभी भी सर वही है। सॉरी, एक मैं बात थोड़ी सी खत्म कर लूं अगर आप इजाजत दें। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब, आपने कहा कि उससे आज़ाद हुए, हम दोबारा उधर जा रहे हैं। हाँ, मैं बस ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। प्लीज़। जब ऑयल शॉक्स हुए और डेट क्राइसिस शुरू हुआ 80s के बाद, तो IMF ने ये सारी ISI की पॉलिसी ख़त्म करवाई और इसकी जगह स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज, नियो लिबरल पॉलिसीज मुतारिफ कराई, जिससे एलीट कैप्चर मजबूत हुआ। IPPs और ये वो सारा जो सिलसिला एजुकेशन वगैरह में हमें नज़र आता है, वो सारा इस पॉलिसी शिफ्ट के साथ जुड़ा। तो इन्होंने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट जी। आप पूछिए। अब यहाँ से जो 16 लाख लोग पिछले साल, आप पढ़ाते भी हैं एट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान छोड़ के जाना चाह रहे होंगे। हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सर्वे करते हैं, कोई रहना नहीं चाह रहा है, कोई नहीं रहना चाहता, और ब्रेन ड्रेन की किसी को फिक्र ही नहीं है। और साथ साथ हमें कोई आसान तरीका भी हिजरत का बता दीजिएगा, हमारे काम भी आ जाए। वज़ीर आज़म साहब फखरिया खड़े हो कहते हैं जी इस दफ़ा 35 अरब रुपए हमें रेमिटेंस मिल गई। भाई तुम उसका सोचो कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है यहाँ पे, तो इस पर सर देखें जी, जो बाहर के मुल्क हैं वो सिलेक्ट करते हैं, हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों लोग अप्लाई करते हैं कि हमने बाहर जाना है, और वो कितने लोग बाहर जा पाते हैं, अपने ख्वाब पूरे कर सकते? कोई तकरीबन आपको फिगर पता है कि 1 मिलियन बंदा बाहर जा रहा है हर साल पाकिस्तान। नहीं, ये वो लोग हैं जो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। मैं आपको बताता हूँ, हर कैटेगरी में जो मुल्क बुलाता है ना आपको, उसको पहले पता है कि जी हमें प्लम्बर चाहिए, हमें नर्सेज चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए, हमें इस कैटेगरी के वर्कर इतने चाहिए। फिर वो एप्लीकेशंस देखते हैं, उसमें से जो बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट हर कैटेगरी का मिलता है ना बंदा, उनको उसको वो पिक करते हैं, उठाते हैं, और वो प्राइम ऑफ यूथ में बंदे होते हैं जो कि इंतहाई प्रोडक्टिव तरीन कैटेगरी। ये जो H1 H2 वीज़ा है, इसके 75% तो फिर वो इंडिया की बात करनी पड़ती है, तो वो इंडिया वाले ले जाते हैं। वो तो साइज ही उनका इतना बड़ा है कि वो ले जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 40 करोड़ में खेल रहे हैं ना, मिडिल क्लास ही है वहाँ, बाकी तो खजली हो रही है हमारी तरफ। हम जो है ना, हम जिस कैटेगरी ऑफ लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं ना, जिस तरह कंवल जी ने बताया कि हमारी एजुकेशन उस लेवल की नहीं है,
तो हमारे पास स्किल्ड लेबर भी उस लेवल का नहीं जिस लेवल का स्किल्ड लेबर इंडिया के पास है। तो हम किस कैटेगरी ऑफ लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं? कंस्ट्रक्शन, आम वर्कर को, भिखारियों को। हमारी यूनिवर्सिटीज का म्यार कि आप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, ख्वाब होता है लोगों का वहाँ पढ़ना, क्या म्यार है हमारा? टॉप रैंकिंग में कितनी यूनिवर्सिटी आती है? जो ओवरऑल अगर मैं बात करूं चंद यूनिवर्सिटीज को साइड पे करते हुए, इतना बुरा है कि मैं आपको ये कह सकता हूं, और अफसोस से कहना पड़ रहा है और मुझसे नाराज ना होए कोई, मगर जो बाहर के लोग बैचलर्स डिग्री करके आते हैं वो यहाँ के पीएचडीज के बराबर होते हैं। बिल्कुल, दैट इज द बिटर ट्रूथ। एग्जैक्टली। यानी अब आप ये देखें एहसन मलिक साहब, आप आपकी तरफ हाजिर होते हैं, क्योंकि बहरहाल ये अभी तक तो ये फंडामेंटल हमारा जो ये अगर जो बिल्कुल ही हर चीज़ ही बैठ गई, बाकी चीज़ें तो बैठी हुई थी, मगर प्रॉपर्टी बुरा भला हमें साथ लेके चल तो रही थी। तो वो कुछ नज़र आता है आप जो कह रहे हैं, जो पॉलिसी या जो कन्विंस कर पाएंगे आप जो सरकार को, जिस कमेटी में आप बैठे? काफ़ी हद तक कर लिए, अब तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट होनी है चीज़ें, और आपने उसको बना लिया है, ऑलमोस्ट एक खाका सा बन गया है कि उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड ऑन होनी है, और इंशाल्लाह ताला वो हो जाएगा। बट एक चीज़ मैं बार बार इंडस्ट्री से रिलेट बात करना चाहता हूँ कि रियल इस्टेट से अलाइड इंडस्ट्रीज 72 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। मतलब अभी कुछ प्रेशर हमारा भी होगा, ठीक है, स्टेक होल्डर्स का, बट ज्यादा प्रेशर इंडस्ट्रीज का भी है कि भाई गवर्नमेंट का काम है डिमांड क्रिएट करवाए। ठीक है, ना स्टील बिक रहा है, ना सिरेमिक बिक रहा है, ना सैनिटरी बिक रही है, ना मतलब आपकी सेल्स ड्रॉप हो गई है। तो गवर्नमेंट को दोबारा रीथिंक करना पड़ रहा है कि नहीं, इस सेक्टर को लेके चलना है। बाकी जैसे नदीम कुरैशी साहब ने बात की एमएनएसटी स्कीम की, इमरान खान की, तो नदीम साहब शायद आपके पास फिगर होंगे या नहीं कि वो जो एमएनएसटी थी ना, वो बेसिकली इलीगल प्रोजेक्ट्स को लीगलाइज करने का एक चैनल थी। क्या किसकी बात करें आप? देखिए ना, ब्लैक मनी की बात करें, ब्लैक इकोनॉमी की, जो एमएनएसटी की बात करते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अगर आप उसका फिगर चेक करवा लें, आप एफपीसीसीआई में रहे हुए हैं कि 1000 लोगों ने भी वो एमएनएसटी अवेल नहीं कर सके, जो उसका मैकेनिज्म था। सिर्फ उन लोगों ने अवेल की जिन लोगों ने जिनके इलीगल प्रोजेक्ट थे और उसकी उन्होंने फीस पे की और वो रेगुलराइज करवा दी। यही मेरा कहना था, मेरा भी यही कहना था। तो ये दुरुस्त है एहसन मलिक साहब, ये हमारी जो अगर ग्रे और ब्लैक को डालें तो हम 1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाते हैं, बिल्कुल आराम से बन जाते हैं। आज अगर आप आज एटमॉस्फेयर ठीक कर दें, पॉलिसीज ठीक कर दें, आपको रेमिटेंस भी बहुत आएगी और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट हो जाएगी, और ये पॉलिटिकल इशू जिसको हम बार बार हाईलाइट करते हैं, ये ड्राई डाउन हो जाएगा। फिर कोई जरूरत नहीं होगी आपको नेट बंद करने की। जी। अभी मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, तो मुझे मेरे लिए सबसे आइडियल काम है गवर्नमेंट को अब्यूज करना। वैसे बुखारी साहब 2 तोहफे हमें दिए थे अनवारुल हक काकड़ साहब ने, एक तो तारीख का सबसे शफाफ इंतखाब हमें देंगे, और दूसरा वो क्या हुआ था जो गंदम के हवाले से क्या हुआ था? मैं उस पर सर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ सकता हूँ काकड़ साहब के इस अमल पे, इस अमल पे मैं काजी साहब एक बात आपको हुई हो रही है, सच्ची बात है। ये मैडम ने, कंवल ने जो बात कही है, मेरी बेटी बिजनेस करती है बेडशीट्स का और इसका 3-4 साल। वो इतनी खुश थी कि कहती थी बाबा मेरी 1 लाख की डेली की सेल है। अभी जब वो आई हैं, छुट्टियाँ हुई हैं, तो रहीमिया खान मेरे पास, तो अब वो बेचारी अफसुर्दा थी, कहने लगी बाबा इस नेटवर्क की वजह से मैं बंद कर रही हूँ। तो ये जो हाल है, मैं काजी साहब आपको ये बात बता दूं कि पिछले साल 2024 के अंदर जो ग्रोथ सिर्फ एग्रीकल्चर ने दी है वो 6.5, और कोई शोबा नहीं दे सका, और इस वक्त वो नेगेटिव में जाएगी। एक बात आपको मैं बता दूं, दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मैं पॉलिसी किसान दोस्त बना रही हूँ। इस वक्त ये पोजीशन है कि केन कमिश्नर जो गन्ने की सीज़न में कंट्रोल करते थे
और किसानों के जो अगर कोई ग्रीवेंसेस थे, शिकायत थी, उनको वो एड्रेस करते थे, वो अबलिश कर दी, वो ख़त्म कर दी। वो सीट उन्होंने सफाई हस्ती से मिटा दी और उन्होंने कहा जी कि इनकी कोई नहीं सुनेगा, उसका कोई रेट नहीं है। ये जो गंदम है इसके बारे में तो चलो जी, उन्होंने ये कहा कि जी IMF, अगर आप लोग IMF ने, ये तो गवर्नमेंट नहीं खरीद करती। बहुत सी फसलें इस तरह हैं जो प्राइवेट सेक्टर है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए और इनको अपने जो पेट को नहीं देखना चाहिए, उस हवस को जो कुरान कहता है ना कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इन्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता कि ये कब्रों में जा पहुंचे हैं। मैं इन अपने भाइयों से कहूँगा कि खुदा के लिए, अपने खुदारा हाथ जोड़ के मैं कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए सोचिए, मत मारिए किसान को। आपकी 50%, 48% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त भी रोजगार जो है वो आपको ज़राअत दे रहा है। आपकी पिकिंग मजदूर करता है, आपकी जो है गंदम की कटाई मजदूर करता है, आपकी गन्ने की छिलाई मजदूर करता है, उसका पेट पलता है। आप जहाँ भी चले जाएं, जो आज हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, मैडम ने कपड़े पहने हुए हैं, उसके पीछे ज़राअत है। ये अंदर भी किसान है। आप किसी किराने की दुकान पे चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, उसको रोजगार मिल रहा है, किसान नजर आएगा। मैं ये कहता हूं कि आप मार्केटिंग का निज़ाम दुरुस्त कीजिए। अच्छा, सपोर्ट प्राइस दीजिए। सपोर्ट प्राइस जो है वो पूरी दुनिया में कॉटन, कहीं भी कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे कॉटन की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर ना हो। सही है, ये मैं बता रहा हूं। और आज जो है वो कॉटन को भी इन्होंने सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए कि फ्री मार्केट होनी चाहिए। एक में आप नहीं होती है बहुत जरूरी सर, होती है सर, एग्रीकल्चर में है। बाजा साहब, मैं यही तस्दीक करना चाह रहा हूं कि बाहर के मुल्कों को आप देखिए, सपोर्ट प्राइस है जी बिल्कुल है, सपोर्ट प्राइस है। एक और बात है जो कि ज़राअत से जुड़ी है सर, और ये वाकया है सर कि मैं बस में जा रहा था तो एक नौजवान मेरे साथ, उसने मेरे बगल से किताब खोली तो मुझे पूछना, मेरा ख्याल है कोई लेफ्ट हैंड था, ये मुझे कहता है कि अनइवन डेवलपमेंट का क्या मतलब है। मैंने कहा मैं इसे कैसे बताऊँ। मैंने कहा बेटा इस तरह है कि ये जो बस और सड़क है ये जदीद तरीन दुनिया में, अमेरिका में भी ऐसी नहीं है, और यहाँ चंद गज परे 5000 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे एक घर चल रहा है। ये बुनियादी वजह नहीं है कि हम वक्त के साथ चल नहीं सके। यानी देखें ना, दो दुनिया, मतलब BMW खड़ी होती है और खोता रेडी उसका रास्ता रोक के खड़ी होती है। ये भी एक वजह है ज़राअत में अनइवन डेवलपमेंट है। जो हम वाई हॉलैंड पूरी दुनिया में एक इतनी बड़ी एक्सपोर्ट कर लेते, छोटा सा मुल्क है और हम बेच रहे थे। वही पॉलिसी की बात हो गई है कि पॉलिसी नहीं है। मैं अगले दिन पढ़ रहा था तो चेक स्लोवाकिया की 2035 तक की जो है वो उनकी एग्रीकल्चर पॉलिसी आ गई। पता होता है किसान को कि भाई मुझे अगले साल क्या मिलना है, मेरी इनपुट्स की कीमतें क्या होनी है। यहाँ तो पलक झपकते ही काई साहब, आप जाए ना इस्लामाबाद में, जो बंद कमरों में बैठ के हमारी किस्मतों के फैसले करते हैं, हम जाते हैं कोई मीटिंग्स के अंदर, हम जैसे लोगों को तो वो बुलाते नहीं। अभी मलक साहब कह रहे थे कि क्राइसिस तो नहीं आ रहा है साल गंदम का। सर जी बिल्कुल, गंदम 40% जो है वो कम हुई है, महंगी हो जाएगी। अब मैडम कह रही थी कि किसान भाइयों गंदम बीजो। हमने कहा मैडम हम नहीं बीजेंगे, हमें क्या मिलता है उसके अंदर। हमें तो, देखें आप ये देखें शॉर्टफॉल कितनी लग रही है आपको सर? शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल सर 30% 40% शॉर्टफॉल होगा। वो प्रॉब्लम यूं सोचते हैं कि आप जब यूक्रेन से रशिया से इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको उससे सस्ती पड़ती है जितने की आप यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। सर ये तो नाइंसाफी है ना। ये नाइंसाफी है कि आप अपने किसान को मार दो। मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दफा सरप्लस हो गई और वहां पे दिमाग बैठे हैं जो मुल्क के लिए सोचते हैं। यहाँ जो बैठे हैं, जो साइकिल पे आया सियासतदान, सिर्फ सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेट को आप देखें। चल नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था कि ब्यूरोक्रेट को आप देखें, आप ये देखें कि उसकी तनख्वाह कितनी है। वो बड़ी अच्छी तरह सर, उसका बेटा जो है लंदन में पढ़ता है, एजुकेशन में भी पढ़ता है, कोई नहीं उसका रहन सहन कोई देखे, उसके बूदोबाज देखे, कोई नहीं देखता। और जो बर्द गिरती है तो बेचारे किसानों पे गिरती है।